नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2027 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि कुसा मिसाइल प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हैं इसमें। इसमें है कि यह लड़ाकू विमान यूएवी तथा क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकती है। दूसरा कथन है कि यह केवल बैलिस्टिक्स मिसाइलों को नष्ट करने हेतु विकसित की गई है। भविष्य में यह स्टील्थ एयरक्राफ्ट एवं सटीक मार्गदर्शन वाली हथियार का भी सामना करने में सक्षम होगी। 4 विकल्प दिए हैं इसमें, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा ये जो बैलिस्टिक्स मिसाइलों को नष्ट करने हेतु ही विकसित किया गया है। यहाँ पे क्योंकि केवल की बात की गई है इसलिए सही विकल्प नहीं है ये, क्योंकि ये केवल बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने हेतु ही विकसित नहीं किया गया है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन इनमें से पहला और तीसरा, मतलब ऑप्शन बी। क्योंकि कुसा मिसाइल की बात करें, प्रोजेक्ट कुसा की, तो भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे शॉर्ट में LRSM एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसे DRDO विकसित कर रहा है। और इसका उद्देश्य भारत क्षेत्र, क्योंकि भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना तथा रूस के S-400 और अमेरिकी पैट्रियट जैसे प्रणालियों के समक्ष स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली तैयार करना। ठीक है, कुछ केवल एक प्रकार के लक्ष्य के लिए नहीं बनाई गई है, याद रखेंगे, बल्कि यह मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है और यह निम्नलिखित हवाई खतरों को नष्ट कर सकती है, जिसमें लड़ाकू विमान, मानव रहित विमान, क्रूज मिसाइल और बड़े दुश्मन विमान जैसे। ठीक है, पूसा प्रोजेक्ट समझ में आया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जंतर मंतर में चल रहे थे, जो कि तो 4 विकल्प है इसमें, कथन दिए हैं कुछ कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत वर्णित है, या फिर किसी मंत्री के विभाग में परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से, ये है ऑप्शन इसमें से पहला और दूसरा। पहला कथन और दूसरा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 75(1) के अनुसार अगर देखिए तो पहला कथन था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से मंत्रियों का चयन नहीं करते, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, दूसरे कथन को समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 75 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं। मैं अनुच्छेद 75 की बात करें अगर, तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, मंत्रियों का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का शपथ ग्रहण और मंत्री बनने के लिए 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनने का प्रावधान, मंत्रालयों का बंटवारा या फेरबदल जो कि संसद नहीं करती। ये तीसरे कथन का कुछ एक्सप्लेनेशन है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर औपचारिक आदेश जारी करते हैं। आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे अपने। हाल ही की बात है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। भगवान बुद्ध ने, दूसरा कथन है कि यही अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और तीसरा कथन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह चतुर्मुख सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा इसमें से, यह भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी। बढ़ते हैं, प्रश्न था हमारा जो कि यूनेस्को के ऊपर,
तो 25 जुलाई 2026 को, जो कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित ये यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस प्रकार यह भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। इस पे और धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो कि भगवान बुद्ध सबसे पहले सारनाथ आए और यही उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया और इसी घटना को बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, ध्यान रखेंगे। और सम्राट अशोक ने, जो कि सारनाथ में एक स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष पर स्थित 4 सिंहों वाली आकृति को स्वतंत्र भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखे होंगे, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि इसका उद्देश्य स्वायत्त एआई प्रणालियों को परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण संबंधी निर्णयों से दूर रखना। यह वर्तमान में एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह युद्ध एवं शांति से जुड़े निर्णयों में सार्थक मानवीय नियंत्रण पर बल देता है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फंसा देते हैं हमें। 4 विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा इनमें से ऑप्शन केवल, ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्वायत्त एआई प्रणालियों को परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण संबंधी निर्णयों से दूर रखना, और यह वर्तमान में, जो कि एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ये शांति है, ये नहीं है। रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक घोषणा है, जिसे जुलाई 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों, धार्मिक नेताओं और अन्य वैश्विक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को युद्ध, परमाणु हथियारों और मानव जीवन से जुड़े अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न दिया गया हो। ठीक है, आज एआई का उपयोग देखा जाए, आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो आज एआई का उपयोग सैन्य, रक्षा, परमाणु प्रणालियों में तेजी से बढ़ रहा है। यदि भविष्य में एआई स्वयं निर्णय लेने लगे तो कब मिसाइल छोड़ी जाए, किस पर हमला किया जाए या परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाए, तो किसी तकनीकी त्रुटि या एल्गोरिथम गलती से पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ध्यान देंगे, कौन सा सही हो जाएगा? तो बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह युद्ध, शांति से जुड़े निर्णयों में सार्थक मानवीय नियंत्रण पर बल देता है। बाध्यकारी संधि यहाँ पे ये नहीं होगा, सॉरी, सही विकल्प हो जाएगा आपका पहला और तीसरा। इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे सार्थक मानवीय नियंत्रण, युद्ध और परमाणु हथियारों से जुड़े अंतिम निर्णय हमेशा मानव द्वारा लिए जाएं, एआई केवल सहायक की भूमिका निभाए, ये इसका प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है कि स्वायत्त हथियारों पर नियंत्रण, ऐसी एआई प्रणाली पर रोक लगाने की मांग जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के हमला करने या परमाणु हथियार लॉन्च करने का निर्णय ले सके। तीसरा है उत्तरदायी, एआई उत्तरदायी मतलब एआई का विकास पारदर्शी, सुरक्षित और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। चौथा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना तथा वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। पांचवा उद्देश्य हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर नियम, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था विकसित करना। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य थे। आते हैं अपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये भी क्योंकि अभी हाल ही की बात है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर आधारित क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं कथन पे आधारित, जिसमें हम मिस्टेक कर जाते हैं। प्रश्न है कि भारतीय भारोत्तोलक कांता सिंह चनाम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।
दूसरा कथन है कि उन्होंने स्नैच स्पर्धा में 121 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। तीसरा है कि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक केन्या के जोशुआ अमोंगा एम्बोया ने जीता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये सही विकल्प बताना है। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से ऑप्शन पहला और दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, ऋषिकांता सिंह नामम ने जो कि पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता और उन्होंने स्नैच स्पर्धा में 121 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और ये है ऋषिकांता सिंह। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय समुद्री खाद्य कौशल ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के करंट अफेयर सारे समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए युक्ति आईएएस के साथ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।